मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूँ और आज हम करने वाले हैं शेप ऑफ अर्थ एंड ग्रेविटेशन। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोग मुझे बताइए आपको मेरी आवाज़ क्लियर है, आपको स्क्रीन साफ दिखाई दे रही है। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। और आई थिंक गौरांशी या वंदना क्वेश्चन पूछ रहे थे कि मैम आप मुझे वो बता दो क्या क्या पूछा था, एक बार वो क्वेश्चन भी रिपीट कर देना। उसको मैं फिर से इस क्लास में आज एक्सप्लेन कर दूंगी। चलिए पहले आज का टॉपिक पढ़ लेते हैं, फिर आपकी जो क्वेरीज होंगी उन क्वेरीज को हम ले लेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं शेप ऑफ अर्थ और ग्रेविटेशन के बारे में, यानी हम मेन जानेंगे अर्थ के बारे में, थोड़ा हम पढ़ेंगे अपने यूनिवर्स के बारे में भी, और हम जानेंगे ग्रेविटेशन के बारे में कि ग्रेविटेशन क्या होता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो जब रात होती है तो आप क्या देखते हो, अगर रात में, अगर आप अभी जैसे रात हो रही है आप बाहर निकलो तो आपको क्या दिखेगा, आपको एक तो मून दिखेगा, ठीक है। दूसरा आपको छोटे छोटे टिमटिमाते हुए स्टार्स दिखेंगे। क्या दिखेंगे? स्टार्स दिखेंगे। तो जिस दिन आपको पूरा चांद दिखता है, पूरा चांद दिखता है और चांदनी रात होती है, मतलब उजाला होता है काफी बाहर, तो उसे हम कहते हैं फुल मून नाइट और पूर्णिमा। क्या कहते हैं? फुल मून नाइट और पूर्णिमा। तो हर महीने में, यानी एक महीने में आपकी एक पूर्णिमा होती है नॉर्मली, ठीक है। जनरली आपकी एक महीने में कितनी पूर्णिमा होती है? एक पूर्णिमा होती है। और फिर एक दिन ऐसा भी आता है जिस दिन आपको जो चांद है वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है, बिल्कुल अंधेरा होता है, चांद आपको दिखता ही नहीं है, तो उसे कहते हैं न्यू मून नाइट और अमावस्या। क्या बोलते हैं? न्यू मून नाइट और अमावस्या, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। अब देखो एक वर्ड आता है आपका सिलेस्टियल बॉडीज। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिलेस्टियल बॉडीज क्या है। तो सिलेस्टियल बॉडीज होती हैं आपकी, अ सिलेस्टियल बॉडी इज अ नेचुरल ऑब्जेक्ट आउटसाइड ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर, यानी अर्थ के बाहर, ये हमारी अर्थ है, ठीक है, जिसपे हम रहते हैं, पृथ्वी बोलते हो जिसे आप। तो हमारी अर्थ के बाहर जो कुछ भी है, चाहे वो सन है, मून है, आपकी गैलेक्सीज हैं, एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स हैं, प्लैनेट्स हैं, नेब्यूला है, स्टार क्लस्टर है, गैलेक्सियां हैं, पल्सर है, डार्क मैटर है, ब्लैक होल है, कुछ भी है, वो सारी की सारी आपकी सेलेस्टियल बॉडीज कहलाएगी, ठीक है। तो हमारी अर्थ के बाद जो भी कुछ नेचुरल है, ठीक है, नेचुरल, वो वाली सैटेलाइट नहीं कहलाएगी। जैसे सैटेलाइट एक होती है, ह्यूमन मेड सैटेलाइट होती है जो ह्यूमंस भेजते हैं, तो वो सैटेलाइट नहीं, जो आपकी नेचुरली है, जैसे कि मून नेचुरल है, मून बनाया नहीं किसी ने, ठीक है। तो मून हो गया, आपका सन हो गया, आपके प्लैनेट्स हो गए, आपका जो भी ब्लैक होल्स हो गए, जो आप स्टार्स देखते हो, ये सारे क्या है? आपके नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं, और इन्हें ही क्या कहते हैं? सेलेस्टियल बॉडीज कहते हैं, ठीक है। अब इसमें से कुछ सेलेस्टियल बॉडीज क्या होती है? बहुत बड़ी होती हैं, गर्म होती हैं, जैसे कि आपका सन है। कुछ क्या होती है? कुछ गैसेस के सिर्फ गोले होते हैं, ठीक है, गैस से बने होते हैं। नेक्स्ट है आपका, पहले हम पढ़ेंगे स्टार्स के बारे में। तो स्टार भी क्या है? आपकी सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं, इनके पास अपना हीट होता है, अपनी लाइट होती है। स्टार जो आपको चमकते हुए दिखते हैं ना, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार बोलते हैं ना, ट्विंकल करते हैं, चमकते रहते हैं, तो ये जो स्टार होते हैं इनके पास अपनी हीट होती है, अपना प्रकाश होता है, यानी कि अपनी लाइट होती है, ठीक है। विच दे इमिट इन लार्ज अमाउंट। द सन इज अ स्टार। जो आप सन देखते हो, सन भी क्या है? एक स्टार ही है, ठीक है। सन भी क्या है? आपका एक स्टार ही है। क्या है? एक स्टार ही है, ठीक है। जो कुछ नहीं आएगा समझ में पूछ लेना। इसके बाद है आपका कंस्टलेशन। तो कंस्टलेशन का मतलब क्या होता है कि इन द नाइट स्काई वेरियस पैटर्न आर फॉर्म्ड बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार्स कॉल्ड कंस्टलेशन। तो कई बार आप क्या करना ना, अभी आजकल तो ठंडी हो रही है तो बाहर नहीं जाओगे, या अगर थोड़ा कपड़े वपड़े पहन के निकल जाना बाहर, और आसमान में देखना, जब आसमान एकदम साफ हो तो आपको ऐसा लगेगा कि ये जो स्टार्स है वो कुछ पैटर्न में है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एंजल। तो आपको क्या लगेगा? कुछ ये जो स्टार्स है वो किसमें? किसी पैटर्न में आपको लगेगा कुछ बन रहा है। देखो जैसे कि यहाँ ऐसा लग रहा है कोई बियर जैसा बन रहा है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा ऐसे डॉग जैसा भी लग रहा है, मतलब कुछ तो बन रहा है। तो इस प्रकार की जो आपको स्टार्स, जो आपको ग्रुप होते हैं जो अलग अलग पैटर्न में आपको दिखाई देते हैं, उन्हें कहते हैं कंस्टलेशन, ठीक है। क्या बोलते हैं? कंस्टलेशन बोलते हैं। तो जैसे हो गया आपका सप्तऋषि मंडल, एक फेमस है आपका सप्तऋषि मंडल। तो सप्तऋषि मंडल देखो ऐसा दिखता है, ये बहुत इजीली आपको विजिबल हो जाएगा। आप क्या करना, आसमान की तरफ देखना और आपको इजीली ये विजिबल हो जाएगा। ऐसे आपको 4 स्टार दिखेंगे और 3 स्टार आपको ऐसे लाइन में दिखेंगे। तो ये देखो, ये है आपका पूरा सप्तऋषि मंडल। और आज देखकर मुझे बताना कि आपने सप्तऋषि मंडल देखा है या नहीं देखा है, मुझे कमेंट में बताओ कि आपने सप्तऋषि मंडल देखा है या नहीं देखा है, ठीक है।
तो इसे बोलते हैं सप्तऋषि मंडल, सप्त सेवन या ऋषि सागा। ठीक है, 3 नेम है इसके, क्या क्या है, सप्तऋषि मंडल, सप्त सेवन और ऋषि सागा। ठीक है, तो ये हो गया आपका सप्तऋषि मंडल। उसी प्रकार से एक और है आपका उर्सा मेजर, उर्सा मेजर या आपका बिग बियर। देखो ये दिख रहा है ना, तो ये बिग बियर या उर्सा मेजर है, तो इसका नाम क्या है, बिग बियर है। तो इसमें जो आपके तारे हैं वो कुछ इस तरीके से अलाइन हो जाते हैं कि वो आपको वो एक पैटर्न बनाते हैं। ठीक है, कुछ ऐसी आकृति बना लेते हैं, कोई ऐसा पिक्चर बना लेते हैं जिसको हम नाम दे देते हैं। तो इसको नाम दिया गया उर्सा मेजर और बिग बियर। और जो ये सप्तऋषि मंडल है ना, वो इसी का पार्ट है। देखो ये आपका सप्तऋषि मंडल का पार्ट है, ये आपका सप्तऋषि है, बाकी ये आपका पूरा का पूरा, और ये कुछ और स्टार्स हैं, और ये सब मिलकर क्या बना रहे हैं, उर्सा मेजर और बिग बियर बना रहे हैं। तो ये आपका क्या है, ये कहलाता है आपका कंस्टिट्यूलेशन। ठीक है, तो उसको ध्यान रखना। अब देखो एंशिएंट टाइम में क्या होता था कि पीपल्स को अगर डायरेक्शन नाइट के समय उन्हें देखनी है, जैसे दिन में तो आपने बता दिया, दिन में जहां से सन निकल रहा है उसको आप क्या कह दोगे, सन जहां से निकल रहा है वो हो गया आपका ईस्ट, जहां सन डूब रहा है वो वेस्ट, और बाई ओर क्या हो गया, जो आपका लेफ्ट साइड है वो गया नॉर्थ, और दाई ओर क्या हो गया आपका साउथ। तो दिन में तो आपको इजी है, आप डायरेक्शन बता सकते हो किस साइड नॉर्थ है, किस साइड साउथ है, किस साइड ईस्ट है, किस साइड वेस्ट है। लेकिन अगर आपको रात में आपको डायरेक्शन पता करनी है, तो रात में कैसे डायरेक्शन पता करोगे, तो एक तारा होता है जिसे हम बोलते हैं हिंदी में ध्रुव तारा, और इंग्लिश में उसे बोला जाता है पोल स्टार। क्या बोलते हैं, पोल स्टार। तो ये जो पोल स्टार है ये हमेशा नॉर्थ साइड में होगा। कहाँ पे होगा, नॉर्थ साइड में होगा। और इसको आप कैसे पहचानोगे, एक तो ये सबसे शाइनी होता है, दूसरा ये ट्विंकल ट्विंकल नहीं करता है, चमकता कम है, और तीसरा इसकी जगह निश्चित होती है, ये आपको एक ही जगह पर दिखाई देगा ध्रुव तारा। ठीक है, पोल स्टार क्या होगा, आपको एक ही पोजीशन में दिखाई देगा स्काई में हमेशा, और ये हमेशा किस साइड में होता है, आपके नॉर्थ डायरेक्शन में। कहाँ पे होता है, नॉर्थ डायरेक्शन में। तो एक डायरेक्शन आपको पता चल गई। नाइट में आप किस तरीके से डिटरमाइन करोगे डायरेक्शन को, विद द हेल्प ऑफ पोल स्टार। किसकी मदद से, पोल स्टार की मदद से। तो पोल स्टार जिस दिशा में होगा वो दिशा आपकी क्या कहलाएगी, नॉर्थ, उसके जस्ट अपोजिट होगा साउथ, और उसके आपके दाई तरफ क्या हो जाएगा, ईस्ट, और बाई तरफ क्या हो जाएगा आपका वेस्ट। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, रात में हम जो आपकी डायरेक्शन है उसको डिटरमाइन कर सकते हैं, किसके द्वारा, हेल्प ऑफ द स्टार, और किस स्टार के द्वारा, पोल स्टार के द्वारा। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं हम प्लेनेट की। जैसे कि हम एक प्लेनेट में रहते हैं जिसका नाम है अर्थ। क्या है, अर्थ। तो हमारा जो अर्थ है वो अकेला प्लेनेट नहीं है। ऐसा नहीं है कि बस एक हम अर्थ है और एक सन है और एक मून है, ऐसा नहीं है। हमारे अलावा और भी आपके 7 प्लेनेट हैं। क्या है, 7 प्लेनेट है। तो जिनके नाम हो गए आपके मर्क्यूरी है, वीनस है, अर्थ हो गया, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस हो गया आपका, और नेपच्यून हो गया, और प्लूटो हो गया। ठीक है, प्लूटो आपका पहले आपका प्लेनेट की कैटेगरी में आता था। पहले जो हमारे प्लेनेट थे वो कितने थे आपके, 9 थे। लेकिन फिर प्लूटो को क्या किया, प्लेनेट की कैटेगरी से बाहर कर दिया गया। क्यों कर दिया गया उसको अभी बताऊंगी। पहले भी ध्यान रखो कि हमारे कितने प्लेनेट है। अगर आपसे पूछा जाए कि आपके कितने प्लेनेट है, तो कितने प्लेनेट है हमारी गैलेक्सी में, 8 प्लेनेट है। ठीक है, क्या क्या, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो। ठीक, सॉरी नेपच्यून, प्लूटो नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब देखो, अब ये जो आपके 8 प्लेनेट है, इन प्लेनेट में अभी तक जो जीवन है, जो लाइफ है, वो कहाँ है, आपके अर्थ में है। कहाँ है, अर्थ में है। बाकी प्लेनेट में लाइफ है या नहीं है, इसको कौन खोज रहे हैं, इसको साइंटिस्ट अभी सर्च कर रहे हैं, डिस्कवर करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या मार्स में भी जीवन है, क्या प्लूटो में भी क्या आपके सैटर्न में भी लोग रहते हैं, जुपिटर में रहते हैं, आपके मर्क्यूरी में भी क्या कोई हमारी तरह ही लाइफ है, वहां भी लोग रहते हैं, या कोई और टाइप के क्रीचर रहते हैं। आप देखो ना, एलियंस वाली मूवी बनती है, तो एलियंस वही लोग हो गए जो अर्थ के बाहर किसी और प्लेनेट पे रहते हैं, किसी और दुनिया से है, उनको हम एलियंस कह देते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से क्या करें, खोजा जा रहा है। लेकिन अभी आपकी जो लाइफ है वो केवल किस में है, हमारे अकॉर्डिंग केवल किस में है, केवल अर्थ में क्या है, आपकी लाइफ है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सोलर सिस्टम की। तो सोलर सिस्टम में आता है आपका सन, उसके साथ साथ आते हैं आपके 8 प्लैनेट, और आती है आपकी सैटेलाइट्स, और कुछ दूसरी सेलेस्टियल बॉडीज। ठीक है, जैसे कि एस्टेरॉइड्स हो गया, मेटेरॉइड्स हो गए, ये सारे क्या हैं, आपके सोलर सिस्टम के पार्ट हैं।
अब देखो जो सन है, वो सन क्या है, सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। इस सोलर सिस्टम का सेंटर कौन है, आपका सन है। कि सन क्या है, ऐसे बीच में है, ये हो गया आपका सन, और इसके चारों तरफ आपके जो प्लेनेट है वो क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं ऐसे करके, ठीक है। पहले आपका मर्क्यूरी हो गया, फिर वीनस हो गया, फिर अर्थ हो गया, फिर मार्स हो गया, फिर आपका जुपिटर हो गया, फिर सैटर्न हो गया, फिर आपका यूरेनस हो गया, फिर आपका नेपच्यून हो गया, इस तरीके से। तो ये इस तरीके से क्या कर रहे हैं, जितने भी प्लेनेट है वो क्या कर रहे हैं, सन के चारों ओर उसके चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। और तो हमारे केंद्र में क्या है, सन है। और सन आपका क्या है, सन आपका एक स्टार है। क्या है, स्टार है। स्टार वो होता है जिसके पास खुद का प्रकाश होता है, यानी खुद की लाइट होती है, ठीक है। तो सन आपका क्या है, इट इज ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। जो आपका सन है वो किससे बना है, वो आपके बहुत गरम गरम गैसेस से बना हुआ है, ठीक है। इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम। ये क्या करता है, एक पुलिंग फोर्स यानी अपनी ओर खींचता है सारे प्लैनेट्स को, और प्लैनेट भी क्या करता है, सन को अपनी ओर खींचते हैं। तो इससे एक सिस्टम बनता है, जिससे क्या होता है, जो आपके प्लैनेट है वो क्या करते हैं, इसके चारों ओर ऐसे रिवॉल्व होता है। जैसे आप ऐसा मान लो, ये एक ऐसा अट्रैक्शन है जो कि दिखता नहीं है। जैसे मान लो आपने क्या किया, आपने एक धागा लिया, उस धागे में आपने एक पत्थर बांधा, और आप उसे क्या करो, चारों ऐसे से घुमा रहे हो, तो वो पत्थर क्या होगा, आपके चारों ओर घूमेगा। क्यों, क्योंकि उसमें रस्सी का क्या है, आपका अट्रैक्शन लगा है, रस्सी का फोर्स लग रहा है। तो बस इतना अंदर है कि वो रस्सी नहीं है, एक अट्रैक्शन, एक इनविजिबल अट्रैक्शन फोर्स है, जो सन क्या करता है और प्लैनेट्स में लगाता है, और प्लैनेट क्या करते हैं, वो आपके सन में लगाते हैं, ठीक है। इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड द सोलर सिस्टम, करेक्ट। तो ये चीज ध्यान रखना। और सन जो है हमसे कितनी दूर है, 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम अर्थ। अब देखो प्लेनेट की बात कर ले, तो प्लेनेट के नाम मैंने आपको बता दिए। कितने प्लेनेट है हमारे सोलर सिस्टम में, देयर आर 8 प्लैनेट्स इन अवर सोलर सिस्टम इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस द सन। फिर उसके बाद अगर डिस्टेंस की बात करें, तो सबसे कम डिस्टेंस में आपका क्या है, मर्क्यूरी है, फिर वीनस है, फिर थर्ड नंबर पे अर्थ है, फोर्थ नंबर पे मार्स, फिफ्थ नंबर पे जुपिटर, सिक्स नंबर पे सैटर्न, फिर आपका यूरेनस, और फिर आपका नेपच्यून। तो सबसे पास अगर आपसे पूछा जाए सन के सबसे पास कौन सा प्लेनेट है, क्लोजेस्ट प्लेनेट कौन सा है, तो वो है आपका मर्क्यूरी। सबसे दूर कौन सा प्लेनेट है, तो वो है आपका नेपच्यून, ठीक है। चलिए अब देखो जो आपका वीनस है, ये वीनस क्या है, वीनस साइज में और शेप में, यानी दिखने में, और जो इसका आकार है साइज और शेप में किसकी जैसा है, बिल्कुल अर्थ के जैसा है। तो इसे अर्थ की ट्विन सिस्टर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अर्थ की ट्विन सिस्टर भी बोला जाता है। किसको, वीनस को, ठीक है। ध्यान रखना, अर्थ की ट्विन सिस्टर कौन है, आपकी वीनस है। इससे क्वेश्चन बन सकता है। चलिए अब देखो प्लूटो, जब हम पढ़ते थे तो हमें ये पता था कि जो 9 ग्रह है, कितने प्लेनेट है आपके, 9। लेकिन फिर क्या हुआ, जो प्लूटो है उसे 2006 में जो प्लैनेट है उस कैटेगरी से बाहर कर दिया गया, और उसे कहा गया डवार्फ प्लैनेट। क्या बोला गया उसे, डवार्फ प्लैनेट, यानी कि बौना ग्रह, ठीक है। तो अब आपके कितने ग्रह हैं, केवल 8 ग्रह हैं, याद रखना, केवल 8 प्लैनेट है। अगला है आपका द अर्थ। अब हम बारे में पढ़ेंगे, अर्थ के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि इससे आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। द अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। जो अर्थ है आपका, वो तीसरा सबसे पास का क्या है, प्लैनेट है सन के, ठीक है। और अगर साइज की बात करें तो फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है, पांचवें नंबर पे ये सबसे बड़ा प्लैनेट है, ठीक है। पहले नंबर पे आता है आपका जुपिटर। कौन आता है पहले नंबर पे, आपका जुपिटर, सबसे बड़ा आपका जुपिटर है। पांचवें नंबर पे बड़ा कौन है, आपका अर्थ है, ठीक है। हम अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स, यानी कि जहां इसके पोल हैं। पोल का मतलब ये आपका अर्थ हो गया, सॉरी अर्थ बना देते हैं पहले बढ़िया सा, यहाँ पे बनाते हैं, ये आपका अर्थ है, ठीक है। थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं बोर्ड, ताकि आपको साफ दिखे। ये देखो, ये आपका अर्थ है, ठीक है। अब ये जो अर्थ है, अगर आपको लगे ये अंडे जैसा नहीं है, ये क्या है, यहाँ पे फ्लैट है। संतरा देखा है आपने, संतरा जैसे ऊपर से फ्लैट होता है ना थोड़ा थोड़ा, वैसा ही हमारा अर्थ क्या है, जो पोल्स है, इसे पोल्स कहते हैं, ये पोल है इसके, ठीक है। इन पोल्स में क्या है, हल्का सा फ्लैट है, ठीक है। और जो अर्थ का शेप है, अगर आपसे पूछा जाए अर्थ का शेप कैसा है, तो अर्थ का शेप है आपका जियोइड। कैसा है, जियोइड शेप है, ठीक है, ध्यान रखना। और अर्थ में ऐसी
फेवरेबल कंडीशंस बनी जिससे आपकी जो लाइफ है वो क्या हो पाई, पॉसिबल हो पाई। ठीक है, यहाँ पे क्या था, वाटर है, अर्थ में एयर है, जो कि क्या है, सर्वाइवल के लिए जरूरी है। सोचो अगर पानी ना मिले तो कितने दिन हम जिएंगे, कुछ दिन जिएंगे, फिर हम फिर डेथ हो जाएगी पानी के बिना। तो पानी के बिना कोई जीवन नहीं होता। अगर पेड़ पौधों में भी पानी डालना बंद कर दो तो वो भी क्या होंगे, सूख जाएंगे। अगर हवा ना मिले, अगर थोड़ी देर भी हम सांस लेना बंद कर दें तो क्या होगा, तब भी जो जीवन है वो समाप्त हो जाएगा, हमारा लाइफ समाप्त हो जाएगी। तो वाटर और एयर क्या है, सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा इसेंशियल है। और ये दोनों ही चीजें आपकी अर्थ में बहुत बढ़िया मात्रा में मिलती हैं, जिस कारण आपके अर्थ में क्या है, लाइफ है। ठीक है, अब देखो जो अर्थ है उसे ब्लू प्लेनेट भी कहते हैं। अब ब्लू प्लेनेट क्यों कहते हैं, क्योंकि अर्थ का जो लगभग 2/3 हिस्सा है, ठीक है, अगर मैं इसके 3 हिस्से करूं तो जो इसका 2/3 हिस्सा है वो किससे भरा हुआ है, पानी से। किससे भरा है, पानी से। तो वाटर आपको किस कलर का दिखता है, ब्लू कलर का दिखता है ना। तो इसीलिए जो अर्थ है अगर आप उसे ऊपर अंतरिक्ष में जाके देखोगे तो आपको वो कैसा दिखेगा, ब्लू कलर का दिखाई देगा। तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, ब्लू प्लेनेट कहा जाता है, क्योंकि इसका जो सरफेस है वो कवर्ड है, 2/3 इसका जो सरफेस है वो किससे कवर्ड है, आपके वाटर से कवर्ड है। ठीक है, इसके बाद देखो मोशन ऑफ द अर्थ, जो हमारा अर्थ है वो कैसे रोटेट करता है। तो अर्थ आपका दो टाइप से रोटेट करता है। एक तो ये अर्थ है, ये आपका चक्कर लगाएगा सूरज के, देखो ये आपका सन है, ये आपका अर्थ है। एक तो ये इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है, ठीक है, अर्थ क्या कर रहा है, सन के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। दूसरा ये अपनी एक्सिस पे भी घूम रहा है, यानी अर्थ क्या कर रहा है, अपनी एक्सिस पे भी घूम रहा है। देखो ऐसे समझ लो, जैसे मान लो ये आपका क्या है, ये अर्थ है, ठीक है, हालांकि पेंसिल है मेरे पास, कुछ और है नहीं। तो मान लो ये आपका अर्थ है, ठीक। तो ये अर्थ क्या कर रही है, और ये आपका सूरज है, ठीक है। तो ये अर्थ क्या कर रही है, ध्यान से देखना, अर्थ क्या कर रही है, खुद भी ऐसे ऐसे घूम रही है और ऐसे ऐसे घूमते हुए चक्कर भी लगा रही है। आई बात समझ में, ये खुद भी ऐसे ऐसे घूम रही है, अपने एक्सिस पे भी घूम रही है, और सन के चारों ओर चक्कर भी लगा रही है। तो दो टाइप से इसका क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है। एक अपने एक्सिस पे घूमना, दूसरा सन के चारों ओर चक्कर लगाना। ठीक है, सन के चारों ओर रोटेशन, रिवॉल्यूशन करना। तो देखो टू टाइप के मोशन होगा इसके, एक हो गया आपका रोटेशन और एक हो गया आपका रिवोल्यूशन। तो रोटेशन क्या हो गया, रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, यानी जब ये अपने एक्सिस पे खुद ही घूम रही है ऐसे ऐसे, तो ये क्या है, रोटेशन। जब ये सन के चारों ओर ऐसे ऐसे चक्कर लगा रही है तो ये क्या है, रिवोल्यूशन। तो दोनों साथ साथ चलते हैं ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे करके क्या करता है, अर्थ आपके सन के चारों ओर ऐसे घूमता है। अब देखो अर्थ को अपने एक्सिस पे एक चक्कर पूरा करने में लगता है कितना, 24 आवर्स। कितना लगता है, 24 आवर्स। इसीलिए आपकी 12 घंटे के दिन, 12 घंटे की क्या होती है, मोस्टली लगभग लगभग रात होती है। ठीक है, दिन और रात क्यों होते हैं, क्योंकि आपकी जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पे क्या कर रही है, इसे घूम रही है। तो जो भी पार्ट अर्थ का सूरज के सामने आएगा वहां क्या होगा, दिन, रोशनी होती है, तो आपको क्या पता चलता है कि दिन हो रहा है। ठीक है, और जो हिस्सा सन के सामने नहीं होता है वहां क्या होती है, रात होती है। फिर आपका जो अर्थ है वो ऐसे से घूमता है, और जो हिस्सा पृथ्वी का सन के सामने आता जाता है वहां क्या हो जाता है, दिन हो जाता है। और जो हिस्सा सन के अपोजिट साइड होता है, वहां क्या हो जाती है, आपकी रात होती है। अब ये तो हो गया आपका इसके एक्सिस पे रोटेशन। अब दूसरा है कि ये क्या करता है, सन के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो सन के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो सन के चारों ओर ये चक्कर लगाने में जो टाइम लेता है वो लेता है ये लगभग 365 और 1/4 डेज, यानी 365 डेज तो कंप्लीट हो गए और एक चौथाई दिन और लेता है। ठीक है, अगर आप एक दिन को 4 हिस्सों में बांट दो तो जब 365 दिन और 1/4 डे हो जाएगा तो अर्थ क्या करेगा, अपना एक जो रोटेशन है, जो रिवोल्यूशन है, उसको क्या कर लेगा, कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, तो जो एक साल होता है ना, इसीलिए हमारे एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। और हर 4 साल बाद क्या आता है, लीप ईयर आता है आपका, क्या आता है, लीप ईयर आता है। और लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, 366 डेज होते हैं। तो जो ये आपका 1/4 डेज है ना, तो 1/4 डेज को जब ये जमा हो जाते हैं, 4 जमा हो जाते हैं, तब ये कितने हो गए, 4/4, 1 डे कंप्लीट हो गया। तो हम हर 4 साल बाद क्या कहते हैं, एक दिन जोड़ देते हैं, 366 दिन हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं लीप ईयर। ठीक है, समझ में आ गया। अब जो ऐसे अर्थ जो ऐसे घूमता है ना, इसके कारण मौसम चेंज होते हैं। क्या होता है, जो आपका वेदर है, कभी ठंडी आती है, कभी गर्मी आती है, ऐसे जो मौसम होता है वो क्या होता है, वो चेंज होता है। समझ में आ गया। तो जब अर्थ के पास है, जो हिस्सा अर्थ के ज्यादा पास है वहां पे क्या चलेगा, वहां पे समर टाइम। जो दूर है वहां क्या चलेगा आपका, वहां आपके विंटर्स चलेंगे। ठीक है, तो मौसम जो चेंज होता है वो अर्थ के रिवोल्यूशन के कारण होता है। दिन और रात जो होता है वो आपके रोटेशन के कारण होता है। ठीक है, इतना आ गया समझ में।
तो ये होता है। अब देखो एक चीज और, अब जो हमारी अर्थ होती है ना, वो ऐसे सीधे नहीं होती। जैसे आपको ये मान लो ये अर्थ है, मान लो इसे, मेरे पास बॉल है नहीं अभी, वरना बॉल में दिखाती तुम्हें, पेंसिल मान लो ये अर्थ है, तो ऐसी सीधी नहीं होती। हमारी जो अर्थ है वो हल्की सी ऐसी क्या टिल्टेड है। तो कितनी टिल्टेड है, ये है आपकी एक इमेजिनरी लाइन। अगर आप अर्थ के एक्सिस ऐसे मान लो, ये है ऐसे मान लो, तो ये क्या है, हमारी अर्थ जो है वो थोड़ी सी ऐसी है। तो ये आपकी 66 साढ़े 66 डिग्री, यानी 66 और 1.5 डिग्री आपकी क्या है, थोड़ा सा एंगल बनाती है, थोड़ी टिल्टेड है। ठीक है, ये आएगी बात समझ में। तो इससे क्वेश्चंस बनते हैं, इसको याद रखना। चलिए आगे देखते हैं। हाँ अब देखो, तो ये तो मैंने आपको बता दिया, द पोर्शन फेसिंग द सन एक्सपीरियंस द डे व्हाइल द अदर हाफ अवे फ्रॉम द सन एक्सपीरियंसेस नाइट। द सर्किल दैट डिवाइड्स द डे फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड द सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। तो जो सर्किल में, सर्किल यानी कि जो आपका ये है, तो जो आपकी लाइन क्या करती है, ग्लोब को डिवाइड करती है, जहां पे आपका दिन और रात होना शुरू होता है, उसे हम कहते हैं सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। याद रखना, the circle that divides the day from night on the globe is it's called the circle of illumination। क्वेश्चन भी पूछा जाता है इससे, इसको याद रखेंगे। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया, 24 आवर्स कंप्लीट होते हैं आपके। और द पीरियड ऑफ रोटेशन से क्या कहते हैं, अर्थ डे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अर्थ डे बोलते हैं। दिस इज द डेली मोशन ऑन द अर्थ। अर्थ आपकी क्या करती है, डेली घूमती है। ईयर विथ 366 डेज इज कॉल्ड अ लीप ईयर, ये मैंने आपको बता दिया है। चलिए अब बात कर लेते हैं मून की। तो हमारा देखो, सैटेलाइट वो होता है जो किसी प्लेनेट के चारों चक्कर लगा रहा है। जैसे सारे जो आपके प्लेनेट हैं वो क्या कर रहे हैं, सन के और सन के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, उसी प्रकार से अर्थ के चारों ओर भी कौन चक्कर लगा रहा है, आपका मून। कौन लगा रहा है, मून। ठीक है, तो मून क्या कर रहा है, हमारे चारों ओर चक्कर लगा रहा है, और उसके साथ साथ ही खुद के एक्सिस पे भी घूम रहा है। ठीक है, तो मून क्या है, अर्थ का सैटेलाइट है। इसका डायमीटर कितना है, ओनली 1/4 दैट ऑफ द अर्थ, यानी कि अर्थ का ये 1/4 इसका जो डायमीटर है वो है। ये बहुत बड़ा हमें मून क्या लगता है, हमें बहुत बड़ा लगता है, इसीलिए क्योंकि वो हमारे प्लेनेट के क्या है, पास है। देखो जो आपके पास होगा वो आपको क्या लगेगा, बड़ा लगेगा। जो आपसे दूर जाएगा आपको क्या लगता है, आपको छोटा लगता है। तो मून हमारी अर्थ के बहुत पास है, इसीलिए हमें वो क्या लगता है, बाकी जो सेलेस्टियल बॉडीज है उनसे क्या लगता है, बहुत बड़ा लगता है। ठीक है, और हमसे कितना दूर है ये, ये हमसे दूर है 3,84,400 किलोमीटर हमसे क्या है, दूर है। ठीक है, ये आपकी एक नेचुरल सैटेलाइट है, और ये पूरी पृथ्वी का एक चक्कर पुनः रिवॉल्व कितने दिन में कर लेती है, 27 डेज में पूरी पृथ्वी का एक चक्कर लगा लेती है। ठीक है, आगे है, इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन। एज अ रिजल्ट ओनली वन साइड ऑफ द मून इज विजिबल टू अस on the earth. The moon does not have conditions favorable for life. Moon have various depression and mountains on its surface which cast shadow। तो आपने कभी मून को ध्यान से देखा तो आपको ऐसा लगेगा कि उसमें कुछ ऐसे काले काले से धब्बे टाइप के, तो वो धब्बे नहीं है, वहां पे क्या है, बहुत सारे आपके माउंटेन्स हैं, कुछ बहुत डिप्रेशन है, मतलब खाई टाइप की है, तो जिसके कारण आपको ऐसा यहाँ से दूर से ऐसा फील होता है कि वहां पे क्या है, शेडोज है। ठीक है, तो वो आपके क्या है, माउंटेन्स, और वो आपके माउंटेन्स और डिप्रेशन है। ठीक है, दूसरा, जितनी देर में हमारी अर्थ क्या करती है, ऐसे अपनी एक्सिस पे एक चक्कर, एक राउंड पूरा करती है, उतने ही टाइम में मून भी क्या करता है, अपने एक एक्सिस पे राउंड पूरा कर लेता है। तो इसीलिए हमें मून का सिर्फ एक ही पार्ट दिखाई देता है। ठीक है, मून का हम हमेशा एक ही हिस्सा देखते हैं, उसके पीछे वाला हिस्सा हम कभी नहीं देख पाते। ठीक, अब देखो, अगर आपसे पूछा जाए कि पहला व्यक्ति कौन था जिसने मून पर कदम रखा, तो वो थे आपके नील आर्मस्ट्रॉन्ग। आपको इनका नाम याद रखना है। और इन्होंने कब मून पे कदम रखा, 21 जुलाई 1969 को। ठीक है, क्लियर है, इतना आ गया ना समझ में। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप उससे पूछ सकते हैं, इतना आया समझ में। उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे, फिर हम एस्टेरॉइड्स के बारे में पढ़ेंगे। बताइए, अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप मुझसे पूछिए, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। और आपको पता चल गया होगा कि आपके जो सैनिक स्कूल के हैं फॉर्म आ गए हैं, तो बिल्कुल देर मत करो, अपने सैनिक स्कूल के फॉर्म्स को फटाफट भर लो। और आशा यही है कि आपका जो एग्जाम है वो या तो जनवरी लास्ट वीक में या फरवरी फर्स्ट या सेकंड वीक में हो जाएगा। ठीक है, अभी डेट नहीं आई है, डेट भी आ जाएगी। फिलहाल आप फॉर्म को फिल कर लो, और फॉर्म से रिलेटेड जो भी डिटेल्स है उसकी वीडियो हमारे चैनल पे पड़ी है, तो आप उसको जाके देख लो। ठीक है, और फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरीज, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या हमारे जो नंबर है उन पर कॉल भी कर सकते हैं। आ गया ना सबको समझ में, स्टार्ट करें। चलिए
आगे बढ़ते हैं तो देखो एस्टेरॉइड्स देखते हैं। एस्टेरॉइड्स क्या होता है, बहुत ही टाइनी बॉडीज होती हैं जो सन के अराउंड ये भी क्या करती है, घूमती रहती है। जैसे प्लैनेट्स घूमते हैं उसी प्रकार से आपके एस्टेरॉइड हैं वो भी क्या करते हैं, घूमते रहते हैं। तो क्या हो गए आपके एस्टेरॉइड्स हो गए। ये क्या एस्टेरॉइड का मानना है कि ये भी क्या है, किसी प्लैनेट के पार्ट ही होंगे जो बहुत सारे, बहुत साल, बहुत करोड़ों वर्ष पहले अर्थ जैसे ही प्लैनेट रहे होंगे, वो टूटे होंगे। तो उससे क्या होगा, ये सेलेस्टियल बॉडीज क्या होंगी, बन गई और ये क्या कर रही है, रिवॉल्व हो रही है आपके अर्थ के चारों ओर। देखो मेटेरॉइड्स क्या होता है, मेटेरॉइड्स देयर आर स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स दैट मूव्स अराउंड द सन एंड समटाइम्स गेट अट्रैक्टेड टू द सरफेस ऑफ द अर्थ बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल पुल। तो हमारी अर्थ में क्या है, ग्रेविटेशन पुल है। तो ये जो आपके मेटेरॉइड्स होते हैं ये भी अर्थ के सन के चारों ओर चक्कर लगा रहे होते हैं, लेकिन कई बार क्या होते हैं, अर्थ के पास आ जाते हैं और अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से क्या होते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो अर्थ में आके गिर भी जाते हैं। ठीक है, कई सारे गिरते हैं तो आपको फ्लैश ऑफ लाइट इस प्रकार से आपको दिखते हैं। आप टूटता हुआ तारा बोलते हो ना, तो वो एक्चुअल में कोई तारा नहीं टूट रहा होता है, वो आपका मेटेरॉइड्स होता है। ठीक है, अब देखो हमारी जो, हाँ, अ क्लस्टर ऑफ मिलियन ऑफ स्टार इज कॉल्ड द मिल्की वे गैलेक्सी। तो हमारी जो गैलेक्सी है जिसमें आपका सन है, प्लैनेट्स हैं, बहुत सारे मेटेरॉइड्स हैं, एस्टेरॉइड्स हैं, मून है, तो ये सारी जो चीजें हैं उसको, उसका नाम है आकाश गंगा। क्या नाम है उसका, आकाश गंगा। तो मिल्की वे गैलेक्सी है हमारी जो गैलेक्सी है उसका नाम क्या है, आकाश गंगा या मिल्की वे। ठीक है, ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की। ठीक है, अगर आपकी कोई क्वेरीज है, कुछ आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो। अब हम बात कर रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है ये देखते हैं। द फोर्स विथ विच अर्थ पुल्स एवरीथिंग ऑनवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी। ठीक है, तो अर्थ के पास क्या एक फोर्स है जिससे वो क्या कर रहा है, सारी चीजों को अपनी ओर खींच रहा है। उसने गैसेस भी खींच के रखी है, हमें भी खींच के रखा है। जितनी भी ऑब्जेक्ट आपको अर्थ पे दिखते हैं उन सारी चीजों को अर्थ ने एक फोर्स के द्वारा अपनी ओर पुल कर रखा है, खींच रखा है, जिसे बोलते हैं हम ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, अब इस ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण क्या होता है कि ऑल ऑब्जेक्ट्स फॉल्स डाउन व्हेन रिलीज्ड फ्रॉम अ हाइट। तो कोई भी ऑब्जेक्ट को आप ऊपर फेंको तो वो क्या होता है, आपका नीचे आ जाता है। आता है ना, किसी भी चीज को ऊपर फेंको वो क्या होती है, नीचे आ जाती है। मैंने ये क्लैचर है, ऊपर फेंका नीचे आ गया। तो क्यों नीचे आया, क्योंकि इस पे क्या लग रहा है, ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है। अगर आप क्या करोगे, आप ऐसे कूदो तो आप भी क्या होगे, नीचे आ जाओगे। कोई भी चीज होगी, चाहे आप कागज ही फेंको वो भी ऐसे ऐसे करते हुए वो भी क्या होता है, नीचे आ जाता है। ठीक है, और हम जो खड़े हो पा रहे हैं, हम खड़े हो पा रहे हैं, हम चल पा रहे हैं, ये भी किसके कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही हम क्या हो पा रहे हैं, खड़े हो पा रहे हैं। ठीक है, और मून जो अर्थ के चारों ओर चक्कर लगा रहा है वो भी किसके कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, क्योंकि अर्थ क्या कर रही है, उस पर ग्रेविटी लगा रही है, उसे अपनी ओर खींच रही है, जिस खींचने के कारण वो क्या कर रहा है, चारों ओर चक्कर लगा रहा है। अब वो गिर क्यों नहीं जा रहा है। अब एक क्वेश्चन आपके मन में उठा होगा ना कि हम तो चिपके रहते हैं अर्थ से, जैसे हम, मैंने एक लेक्चर ऊपर फेंका तो ये क्या हुआ, नीचे गिर गया। ठीक है, अब इसी प्रकार से जो मून है वो क्यों नहीं गिर रहा है। तो देखो ये ऐसा है कि जो भी आपकी दुनिया है, पूरा जो यूनिवर्स है, उसमें कोई भी दो ऑब्जेक्ट है वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अपनी ओर खींच रहे होते हैं। ठीक है, हम भी क्या कर रहे हैं, पृथ्वी को अपनी ओर खींच रहे हैं। लेकिन हम क्या है, पृथ्वी बहुत बड़ी है, हम क्या है, बहुत छोटे से चींटी जैसे। जैसे एक फुटबॉल के ऊपर छोटी सी चींटी बैठा दो ना, उससे भी छोटे हैं हम। तो हम अर्थ को क्या ही खींचेंगे, हमारा फोर्स बहुत कम होगा। उसी प्रकार से जो मून है वो बड़ा है। ठीक है, तो अर्थ क्या करता है, उसे अपनी ओर खींचता है। मून भी क्या करता है, बदले में अपनी ओर उसको, अर्थ को अपनी ओर खींचता है। तो इस कारण से वो क्या करता है, उसके चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। समझ गए। तो इसीलिए मून क्या होता है, आपके अर्थ पे गिर नहीं जाता, क्योंकि मून के पास भी क्या, अपना ग्रेविटेशनल फोर्स है। वो भी क्या कर रहा है, अर्थ को अपनी ओर खींच रहा है। अर्थ भी खींच रहा है, मून भी खींच रहा है। तो दोनों एक दूसरे को ऐसे खींच के रखा है दोनों ने। और फिर क्या कर रहा है, मून क्या कर रहा है, उसके चारों चक्कर लगा रहा है, क्योंकि अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मून से ज्यादा है। ठीक है, चलिए अब देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्शन एट अ डिस्टेंस। तो ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड करता है, ऐसे टच करने की जरूरत नहीं है कि ऐसे जब आप कोई दो बॉडीज आपस में टच होंगी तभी कोई कांटेक्ट में आएंगी तभी ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है उसके डिस्टेंस में। ठीक है, जितने डिस्टेंस होगी उतना कम क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता जाता है। जितनी कम डिस्टेंस होगी उतना ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ता जाएगा। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज एन इनवर्स स्क्वायर फोर्स बिकॉज इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स आपका क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स आपका क्या होता है, जितनी भी आपकी दूरी होगी, मान लो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में 2 किलोमीटर की दूरी है,
तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया आपका 4, तो ये क्या होगा 4 रिवर्स में, ठीक है। यानी जितनी दूरी बढ़ते जाएगी उतना ग्रेविटेशनल फोर्स कम होता जाएगा, और जितनी दूरी कम होती जाएगी उतना ग्रेविटेशनल फोर्स इंक्रीज होता जाएगा, बस ये समझ लो। हाँ, अब देखो ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू स्मॉल बॉडीज इज वेरी स्मॉल। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, आपके जितने भी ऑब्जेक्ट है सब ग्रेविटेशनल फोर्स लगाते हैं, लेकिन छोटे हैं तो उनका ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या होता है, उतना ही कम होता है, तो वो कोई इफेक्ट नहीं डालता है ऐसा, ठीक है। ऑन द अदर हैंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू लार्ज बॉडीज जैसे कि सन और अर्थ मून, इनका ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या होगा, ज्यादा होगा। समझ गए ना। चलिए अब देखो इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन का एक लॉ है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। जो मैं आपको कह रही हूँ ना कि यूनिवर्स में कितनी भी चीजें हैं वो सब क्या कर रही है, एक दूसरे को अपनी ओर खींच रही है, तो इसे ही बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसके बारे में आप थोड़ा बड़ी क्लास में चले जाओगे, 9th 10th में, तो फिर आपको बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ने को मिलेगा कि ग्रेविटी क्या होती है, कैसे वर्क करती है, ठीक है। अभी आप इतना समझ लो कि आपके आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो सब क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अपनी ओर खींच रहे हैं, लेकिन आप किसी से चिपक क्यों नहीं जा रहे हो। अब आप ऐसा बोल सकते हो ना कि मैम आप तो कह रहे हो खींच लो, लेकिन हम तो जाके किसी से नहीं चिपक रहे, हम तो दीवार पे नहीं चिपक रहे, या हम तो टेबल पे नहीं चिपक रहे। तो वो इसलिए क्योंकि क्या कर रहे हैं, दोनों ही क्या कर रहे हैं, एक दूसरे पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन हमारा साइज और हमारा जो मास है वो क्या बहुत कम है, तो उसके सामने ग्रेविटेशनल फोर्स कुछ कैलकुलेट ही नहीं होता, मतलब है या नहीं है एक ही बात है, ठीक है। ऐसी स्थिति हो जाती है। लेकिन जैसे अर्थ है, सन है, आपका मून है, तो ये बहुत बड़े बड़े, बहुत बड़े, सोचो अर्थ हमारा देश ही इतना बड़ा है, तो अर्थ जिसमें इतने सारे देश है वो कितना बड़ा होगा, उसके बाद समुद्र भी है, तो बहुत बड़ा है वो, ठीक है। तो उतना बड़ा जब कोई फोर्स लगाएगा तो उसका फोर्स बहुत ज्यादा होता है, तो वो फोर्स फील होता है, ठीक है, उसके कारण घटनाएं होती है। वैसे सन भी बड़ा है तो सन का ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या होता है, वो दिखता है, फील होता है, वैसे मून का भी, ठीक है। अब यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स सक्सेसफुली एक्सप्लेन सेवरल फिनोमेना के द्वारा आप क्या कर सकते हो, इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, जैसे कि द फोर्स दैट बाइंड अस टू द अर्थ। फोर्स क्या कर, इसी फोर्स के कारण हम क्या है, अर्थ से चिपके हुए हैं। द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, जो आपका मून का जो मोशन है, मून जो आपके हमारे चारों ओर चक्कर लगा रहा है वो भी ग्रेविटेशन के कारण ही लगा रहा है। द मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन, जो आपके प्लैनेट है वो भी क्या कर रहे हैं, सन के जो चारों चक्कर लगा रहे हैं वो भी इसी के कारण लगा रहे हैं। द टाइड्स ड्यू टू मून एंड द सन। अब देखो टाइड्स, टाइड्स आते हैं ना, अगर आप कभी समुद्र के किनारे गए हो, आपको ओशन के पास जाने का मौका मिला है, तो ओशन में आपने देखा होगा कि लहरें क्या होती है, टीवी में भी देखा होगा आपने, लहरें क्या होती है, एक बार तट पे आती है, ऐसे आती है ना हिलते हुए, बहुत ऐसे बड़ी सी लहरें आती हैं, फिर वापस जाती हैं, फिर आती है, फिर वापस जाती है, फिर आती है, फिर वापस जाती है, तो इसे टाइड्स बोलते हैं। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो जो समुद्र का पानी है उसको एक तरफ से सन खींच रहा है, एक तरफ से मून खींच रहा है, फिर एक तरफ से सन खींच रहा है, एक तरफ से मून खींच रहा है, तो दोनों का ग्रेविटी लग रही है, जिस कारण जो आपके समुद्र का पानी है वो क्या कर रहा है, ऐसे ऐसे हिल रहा है, तो जब वो ऐसे अर्थ के पास आता है, मतलब किनारों के पास आता है, तो वो टाइट्स हो जाते हैं, ठीक है। तो जब ज्यादा फोर्स लगता है, पूर्णिमा वगैरह के दिन फोर्स ज्यादा होता है, तो फिर बड़े टाइट्स आते हैं। चलिए अब देखो आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका अर्थ पे क्या क्या प्रभाव होता है। एक तो मैंने आपको बताया कि कोई भी चीज आप ऊपर फेंको वो कहाँ गिरती है, आपके नीचे ही गिरती है। चलिए हाँ, अब एक यहाँ से आपको ये याद करना है कि एसआई यूनिट जो होती है आपकी ग्रेविटी की, वो क्या होती है, आपकी न्यूटन होती है। क्या होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स की एसआई यूनिट अगर आपसे पूछी जाएगी ना, आप बस उसको याद कर लो अभी कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसकी एसआई यूनिट क्या होती है आपका, सॉरी एसआई यूनिट क्या होती है आपकी, न्यूटन। क्या होती है, न्यूटन। तो ग्रेविटी की जो खोज है वो आपके न्यूटन ने करी थी, इसीलिए उन्हीं के नाम पे इनकी ऐसा यूनिट रख दी गई आपकी न्यूटन, ठीक है। और जो आपका मून है उसमें उसकी जो ग्रेविटी है वो अर्थ की ग्रेविटी की कितनी है, 1/6 है, ठीक, कितनी है, 1/6 है। आया मैम, नोरबो ग्रेविटेशनल में कौन सा समझ में नहीं आया। चलो एक बार और बता देती हूँ। हाँ, तो ये इसकी यूनिट याद रखना, और एक चीज ध्यान रखना, देखो ग्रेविटी ऐसा समझ लो ना कि अर्थ है, हमारी जो पृथ्वी है वो क्या कर रही है, सारी चीजों को अपनी ओर खींच रही है, तो वो जिस फोर्स जिस फोर्स से वो खींच रही है उसी फोर्स को एक नाम दे दिया गया, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या नाम दिया गया, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। अगर तुमने ग्रेविटेशन की खोज करी होती तो तुम उसका कुछ भी नाम रख देते तो वो नाम हो जाता। तो आप ऐसा समझ लो एक फोर्स है जो
एक फोर्स है जो अर्थ लगा रही है और अर्थ उस फोर्स को लगा के सब चीजों को अपनी ओर क्या कर रही है, अपनी ओर चिपका के रखे। जैसे उसमें मैग्नेट देखा है, तो मैग्नेट क्या करता है, जो भी लोहे की चीजें सबको अपनी ओर खींच लेता है ना, तो उसे मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं, क्योंकि वो मैग्नेट लगा रहा है। इसी प्रकार से जो आपकी अर्थ है, जिस फोर्स के कारण हम क्या कर रहे हैं, अर्थ पे चिपके हुए हैं, वो आपका फोर्स कहलाता है ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या कहलाता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। और यही ग्रेविटेशनल फोर्स आपका मून पे क्या है, कम है। मून पे क्या है आपका, कम है। मून पे कितना है, यहाँ के ग्रेविटेशन फोर्स का 1/6 है। तो वहां आप क्या होगे, वहां आप चलोगे, जैसे आप यहाँ आप चलते हो तो आप एक कदम चलते हो, वहां आप ऐसे उड़ते उड़ते चलोगे हवा में। मून में कैसे चलते हैं लोग, हवा में, क्योंकि वहां ग्रेविटी क्या है, कम है। अब आया समझ में नोरबो? नोरबो समझ में आ गया बेटा? उसके बाद हम एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। अगर किसी को कुछ और पूछना है तो वो पूछ लें, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी। अच्छा, मुझसे गौरांशी या वो पूछ रहे थे, किसने पूछा था मुझसे, कुछ साइक्लोन और वाला पूछा था। अगर वो है अभी क्लास में तो मुझे बताओ कि आपने मुझसे कौन सा क्वेश्चन पूछा था, ताकि मैं उसको दोबारा से रिपीट कर सकूं। बताइए, कुछ और पूछना है? हाँ, नॉर्मल समझ में आ गया बेटा? अब क्या चीज समझ में नहीं आ रही है वो बताना, फिर उस हिसाब से मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर दूंगी कि क्या आपको कैसे समझ में आना है। अब समझ में आया? ग्रेविटी समझ में आ गई? देखो, सिंपल सा ये समझ लो, अगर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना तो बस ये समझो कि कोई भी चीज तुमने ऊपर फेंकी, वो नीचे आ गई, तो वो नीचे जिस फोर्स के कारण आई, देखो ऊपर तो मैंने फोर्स लगा के फेंका, क्या किया मैंने, ऊपर फोर्स लगाया तब गया, अपने हाथ से धक्का दिया ना, ये गया। लेकिन फिर क्या हुआ, वो नीचे ही आ गया। ऊपर ही क्यों नहीं चला गया? वो नीचे इसलिए आया क्योंकि अर्थ इस पे क्या लगा रही है, ग्रेविटी फोर्स लगा रही है। अर्थ इस पे क्या लगा रही है, एक फोर्स लगा रही है, उसे अपनी ओर खींच रही है, जिसका नाम क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर है? आया इतना समझ में? एमसीक्यू स्टार्ट करें, बताओ। चलिए, तो एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। आई थिंक वंदना क्लास में है नहीं, तो फिर जिस दिन वो क्लास में होंगे उसी दिन उनको साइक्लोन और आपका क्या था, ड्रॉट, वो उस दिन समझा देंगे। हाँ, समझ में आ गया ना? वेरी गुड नॉर्बो, चलो वेरी नाइस। चलिए अब एमसीक्यूज करते हैं। आप अपने आंसर्स करना कमेंट बॉक्स में, जो भी आंसर करोगे उसके आगे क्वेश्चन नंबर जरूर लिख देना, ठीक है? अच्छा, एक चीज और बता दूं, अगर आपको 1-on-1 सेशन लेने हैं सैनिक स्कूल के लिए, आपके सैनिक स्कूल के फॉर्म आ गए हैं, आप उसकी तैयारी कर रहे हैं, आपने फॉर्म भरा होगा, और अगर आपको 1-on-1 सेशन चाहिए किसी भी सब्जेक्ट के लिए, चाहे वो जनरल साइंस के लिए, मैथ के लिए या रीजनिंग के लिए, तो आप हमारे नंबर हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां पे आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और फिर आपको 1-on-1 सेशन आप ले सकते हैं, ठीक है? चलिए, पहला क्वेश्चन है, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ, रुको हाँ 2 मिनट। चलो, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज नोन एज, ऑप्शन ए रोटेशन, इंक्लेशन, रिवॉल्यूशन, या आपका ग्रेविटेशन। बताइए, इजी क्वेश्चन है, आंसर बताओ। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज नोन एज, क्या बोलते हैं उसे? फर्स्ट का आंसर करो। और अगर वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है? चलिए आंसर करो। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज नोन एज रिवोल्यूशन। क्या कहते हैं? रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल ऑन द इक्वेटर ऑन, कब, किस दिन पड़ती है? 21 मार्च, 22 दिसंबर, 21 जून, 22 जून। बताइए विच वन इज करेक्ट, ए बी सी और डी में से। डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल ऑन द इक्वेटर ऑन कब? 21 मार्च, 22 दिसंबर, 21 जून, या 22 जून। वेरी गुड, सही है नॉर्बो, आपका फर्स्ट का 6 आंसर, वेरी गुड। आज गौरांशी वंदना नहीं आए, क्या बात? गौरांशी और वंदना भी नहीं आए, और आज रिंगजिंग भी नहीं आए हैं। सेकंड का आंसर करो।
देखो सेकंड का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए 21 मार्च। ठीक है, अगला क्वेश्चन है साइकिल ऑफ द सीजन इज कॉज ड्यू टू। तो मैंने बताया था ना आपको सीजन क्यों आते हैं, साइकिल जो सीजन है अभी है, जैसे आपका विंटर का मौसम चल रहा है, फिर आपका स्प्रिंग आएगा, फिर आपका समर आएगा, फिर आपका रेनी सीजन आएगा, तो ये जो सीजन है मॉनसून आएगा, तो ये सीजन क्यों आते हैं। साइकिल ऑफ सीजन इज कॉज ड्यू टू इंक्लाइनेशन ऑफ द अर्थ, रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ, ग्रेविटेशन ऑफ द अर्थ, या रोटेशन ऑफ द अर्थ। बताइए विच वन इज करेक्ट, ए बी सी और डी में से। थर्ड का आंसर बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड नोरबो, सेकंड का आंसर आपका बिल्कुल ठीक है। थर्ड का आंसर बताओ, साइकिल ऑफ द सीजन इज कॉज ड्यू टू। इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी, रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। जो आपकी अर्थ रिवॉल्व होती है ना, उसके कारण आपका क्या होता है, सीजन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंक्लाइनेशन ऑफ द अर्थ एग्जिस्ट टू प्लेन ऑफ द ऑर्बिट इज 90 डिग्री, 0 डिग्री, 23.5 डिग्री, 66.5 डिग्री। विच वन इज करेक्ट, ए बी सी और डी में से। सॉरी आपको गड़बड़ हो गया, ये आपका बी है, ये आपका सी है और ये डी है, ये सी है, बी है, थर्ड का भी। वेरी गुड कशिश, बिल्कुल सही आंसर है आपका। फोर्थ का आंसर करो। द इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस टू प्लेन ऑफ द ऑर्बिट इज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 66.5 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द मूवमेंट ऑफ अर्थ टू द सन इज। ऑप्शन दिया गया आपको, इलेक्ट्रल, फिर है सेमी सर्किल, हाइपरबोलिक, या सर्क्यूलर। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है फिफ्थ का। वेरी गुड नॉर्बो, आपका फोर्थ का आंसर बिल्कुल ठीक है, वेरी नाइस। फिफ्थ का आंसर करो, द मूवमेंट ऑफ अर्थ टू द सन कैसा है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लीप ईयर हैज। लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, 366 डेज, 366 डेज। बी ऑप्शन है आपका 365 डेज, 364 डेज, या 360 डेज। लीप ईयर कितने दिन का होता है, ये तो आपका बेबी क्वेश्चन है, इसका आंसर तो बता ही दोगे। सिक्स का आंसर करो। वेरी गुड नॉर्बो, आपका फिफ्थ का आंसर बिल्कुल ठीक है, वेरी नाइस। सिक्स का सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, 366 डेज। लीप ईयर कितने दिन का होता है आपके, 366 डेज का होता है। वेरी गुड कशिश, बिल्कुल ठीक है आपका सिक्स का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सर्कल दैट डिवाइड्स द ग्लोब इनटू डे एंड नाइट इज कॉल्ड। ऑप्शन ए, सर्कल ऑफ डार्कनेस, सर्कल ऑफ डे एंड नाइट, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, नन ऑफ द अबव। विच वन इज करेक्ट आंसर अमंग देम, ए बी सी और डी में से। वेरी गुड नॉर्बो, आपका भी ठीक है सिक्स का आंसर। सेवेंथ का आंसर करिए बच्चों। तो सेवेंथ का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी, सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। तो जो सर्कल डिवाइड करता है ग्लोब को डे एंड नाइट में, उसे क्या बोलते हैं, सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज एन। ऑप्शन ए, इमेजिनरी लाइन, ऑप्शन बी है आपका कर्व्ड लाइन, ऑप्शन सी है आपका स्ट्रेट लाइन, ऑप्शन डी है आपका रियल लाइन। बताइए द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज एन, कैसी लाइन है वो आपकी, रियल में है वो लाइन, या इमेजिनरी लाइन है, कर्व्ड लाइन है, या आपकी स्ट्रेट लाइन है। विच वन इज करेक्ट आंसर, एट का। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, इमेजिनरी लाइन। तो द एक्सेस ऑफ द अर्थ क्या है आपका, एक इमेजिनरी लाइन है। वेरी गुड नॉर्बो, आपका बिल्कुल ठीक है सेवेंथ का आंसर, वेरी नाइस। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट इज स्प्रिंग इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड ऑटम इन द साउदर्न हेमिस्फेयर ऑन 23rd September, 22nd September, 21st March, 21st June। बताओ, तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में स्प्रिंग कब होता है और साउदर्न हेमिस्फेयर में ऑटम होता है, तो वो किस डे में होता है आपका। कशिश, आप जिसका भी आंसर कर रहे हो ना, उस क्वेश्चन के आगे नंबर जरूर लिखो, जैसे नाइन्थ का आंसर करना है तो नाइन्थ का, ए बी सी, या जिसका भी दे रहे हो।
ठीक है, खाली आंसर मत लिखो। इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी 21 मार्च। ठीक है, और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो इसकी पीडीएफ आपको हमारे अचीवर्स चैनल पे मिल जाएगी। उसके फ्री मटेरियल के सेक्शन में जाना, वहां पे आपको सैनिक स्कूल का फोल्डर मिलेगा, वहां पे आपको सारी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट मासेस फॉलिंग फ्रीली नियर द सरफेस ऑफ मून वुड ऑप्शन ए हैव सम वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, हैव डिफरेंट एक्सेलरेशन टू, experience force of same magnitude, undergo a change in their inertia. This one is little tough. Very good कशिश, ठीक है आपका नाइन्थ का आंसर, वेरी नाइस। टेंथ का आंसर करिए। टू ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट masses falling freely near the surface of moon would have same velocity at any instant, have different acceleration, experience force of same magnitude, undergo a change in their inertia. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए। ये थोड़ा सा टफ है तो मैं आंसर बता देती हूँ इसका। इसका आंसर ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑप्शन ए इज सेम ऑन इक्वेटर एंड पोल्स, इज लीस्ट ऑन पोल्स, इज लीस्ट ऑन इक्वेटर, इंक्रीज फ्रॉम पोल टू इक्वेटर, विच वन इज करेक्ट आंसर अमंग देम, ए बी सी और डी? 11 का आंसर करो। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, देखो तो वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन है ना ड्यू टू ग्रेविटी, यानी जो नीचे गिरेगा उसका जो एक्सेलरेशन है, इसको आप याद रख लो फिलहाल। इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी, इज लीस्ट ऑन इक्वेटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन गिव्स द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड अ पॉइंट मास ओनली, द अर्थ एंड सन ओनली, द एनी टू बॉडीज हैविंग से सम मासेस, टू चार्ज बॉडीज ओनली। तो मैंने बताया था ना आपको, जो ग्रेविटी है वो किन के बीच में काम करेगी, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ होगा। तो ये तो आपको इजी, अगर आपने ढंग से पढ़ा, ढंग से क्लास ली होगी तो इसका आंसर आप जरूर बताओगे। बताओ 12th का आंसर करो। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन गिव्स द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन, 12th का आंसर करिए। इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी, एनी टू बॉडीज हैविंग सम मासेस, यानी कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, चाहे वो आपके लिविंग हो, नॉन लिविंग हो, एनी ऑब्जेक्ट, कोई भी आपकी दो बॉडीज है जिनमें थोड़ा बहुत भी मास है, यानी उसका कुछ वेट है, वेट समझ लो आप, तो कुछ मास है, वो आपका क्या करेगा, उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स उन दो बॉडीज में काम करेगा। गुड इवनिंग रिंजन, बच्चे आज आप लेट हो गए। चलो कोई नहीं रिंजन, आप रिकॉर्डेड देख लेना। ठीक है, और कुछ अगर समझ में नहीं आया होगा तो मुझे बता देना, कल की क्लास में मैं फिर से समझा दूंगी। ठीक है, चलिए 13 का आंसर करिए। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू यूनिट पॉइंट्स मासेस सेपरेटेड बाय अ यूनिट डिस्टेंस इज कॉल्ड, ऑप्शन ए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ऑप्शन बी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ऑप्शन सी ग्रेविटेशनल फील्ड, ऑप्शन डी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। बताओ विच वन इज करेक्ट ऑप्शन। 13 का आंसर करो। The force of attraction between 2 point masses separated by a unit distance is called, 13, जो हमने पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना ग्रेविटी का, वही है इसका आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, इसको याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ क्वांटिटी जी इन द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो जो आपकी वैल्यू है जी की, वो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में किस पे डिपेंड करती है? डिपेंड ऑन मासेस ऑफ अर्थ ओनली, यानी सिर्फ अर्थ के मास पे डिपेंड करती है। डिपेंड्स ऑन रेडियस ऑफ अर्थ ओनली, सिर्फ अर्थ के रेडियस पे डिपेंड करती है। या डिपेंड्स ऑन बोथ मास एंड रेडियस ऑफ अर्थ, या डिपेंड करती है आपके अर्थ के मास पे भी, रेडियस पे भी। या इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास एंड रेडियस ऑफ द अर्थ, या किसी पे डिपेंड नहीं करती, मास पे भी नहीं अर्थ के और रेडियस पर भी नहीं, इंडिपेंडेंट होती है। बताओ 14 का आंसर करो। दिस वन इज ट्रिकी। बताओ इसका सही आंसर।
क्या हो गया? नो वन इज आंसरिंग। देखो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी, इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास एंड रेडियस ऑफ द अर्थ। ठीक है, इसको याद रखना। नो, 14 का बी नहीं है, 14 का डी है आपका। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन है, नेम द फंडामेंटल फोर्स विच होल्ड्स द प्लैनेट इन देयर ऑर्बिट अराउंड द सन। ऑप्शन ए ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ऑप्शन बी इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ऑप्शन सी न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ऑप्शन डी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। विच वन इज करेक्ट अमंग देम, ए बी सी और डी में से? इसमें है नेम द फंडामेंटल फोर्स। आपको क्या बताना है? उस फंडामेंटल फोर्स के बारे में बताना है विच होल्ड्स द प्लैनेट, जो क्या करता है, प्लैनेट्स को होल्ड करता है सन के ऑर्बिट में, यानी सन के चारों ओर घूमने के लिए। तो अभी तो ये तो मैंने बहुत बार बताया, इसका आंसर बताओ। 15 का आंसर। इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, ए आंसर ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ जी विल बी मैक्सिमम एट। तो जो जी की वैल्यू है, यानी जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू है, वो कहाँ पे मैक्सिमम होगी? तो इसका आंसर मैं बता देती हूँ आपको। तो वो मैक्सिमम होगी आपके पोल पे। ठीक है, यानी ये आपका अर्थ है, ये अर्थ का पोल हो गया। ठीक है, ये आपकी एक्सिस हो गई, ये अर्थ का पोल हो गया। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड कशिश, 15 का आंसर बिल्कुल ठीक दिया आपने। ये आपकी एक्सेस हो गई। ये आपकी जो पोल है, यहाँ पे क्या होता है, जो जी की वैल्यू है वो सबसे ज्यादा होगी, यहाँ पे ग्रेविटी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। चलिए, तो आशा करती हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, और अभी जुड़े रहिएगा। 8 से 9 आपकी मैथ और रीजनिंग की क्लास होगी, जो लेती है आपकी अन्नपूर्णा मेहता में। और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सैनिक स्कूल के फॉर्म आ गए हैं आपकी क्लास 9th और 6 के लिए, तो जल्द से जल्द उन फॉर्म को भर लें। लास्ट डे का वेट मत करना, पहले ही फॉर्म भर लेना। ठीक है, लास्ट डे तक आपकी जो साइट होती है ना, फिर बहुत ज़्यादा बिजी हो जाती है। तो बेटर है कि आप पहले ही फॉर्म्स को भर लें। और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। बाय एवरीवन।